गुप्त काल का टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है 0.01 सेकंड। ध्यान रखना, मैंने ऊपर जो टोटल टाइम लिखा है वो क्या लिखा है 0.1 सेकंड, और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं 0.01 सेकंड। अगर आपसे संकुचन काल का टाइम पीरियड पूछा जाए तो आप क्या बताओगे 0.4 सेकंड। और इसी प्रकार से अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाए विश्रांति काल का तो आपको सिंपल सा क्या बताना है 0.05 सेकंड। ठीक है, और इन सब को आप जब ऐड करते हो 0.01 को, 0.04 को और 0.05 को, सबको अगर ऐड करोगे तो आपके पास में जो टाइम पीरियड निकल के आएगा वो टाइम पीरियड कितना होने वाला है 0.1 सेकंड। कितना होगा भाई 0.1 सेकंड। लेकिन इससे पहले इन तीनों को ग्राफ से समझने से पहले भी कुछ बेसिक बातें अपन और कर लेते हैं साथ में, फिर मैं आपको ग्राफ समझाता हूं। इधर देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश करना। इधर देखिए, आपसे पूछा जाए कि एकल पेशीय संकुचन या मांसपेशीय वक्र जो है इसका जो ग्राफिक रिकॉर्ड अपन तैयार करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मायोग्राम की सहायता से। आपको पता है कि किसी भी ऑर्गन की इलेक्ट्रिक गतिविधियों को अपन प्रदर्शित करने के लिए अपन शब्द यूज करते हैं, या किसी का जो ग्राफ यूज करते हैं उसके लिए अपन शब्द यूज करते हैं ग्राम। क्या करते हैं ग्राम। और मांसपेशियों के लिए टर्म मैंने आपको बताई थी मायो, क्योंकि मांसपेशियों के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं मायोलॉजी बोलते हैं। मसल्स की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं मायोलॉजी। मतलब मायो शब्द किसके लिए यूज होता है मांसपेशियों के लिए। तो आपको सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है, और वो बात क्या ध्यान रखोगे, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि इसकी क्रिया को मायोग्राम लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना मायोग्राम की सहायता से ग्राफिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ग्राफिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ठीक है, अगली चीज, और इधर देखिए, आपसे बोला जाए कि मांसपेशियों की इलेक्ट्रिक गतिविधियों को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है। तो आप सिंपल सा क्या बताओगे, आपको बताना है कि इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो मायोग्राम। इलेक्ट्रो मायोग्राम, ये सिंपल सा आपको बताना है, टर्म आपको याद रखनी है। और एक बेसिक चीज ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर मैंने ग्राम लिखा है और यहां पर मैंने क्या लिखा है ग्राफ लिखा है। कई जगह यहां पर अगर ग्राफ लिखा हुआ आ जाए तो वो क्या है गलत है। इलेक्ट्रिक गतिविधियों को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना इलेक्ट्रोमायोग्राफ नहीं कहलाता, इलेक्ट्रोमायोग्राम इसको बोलते हैं अपन। तो अपन सिंपल सा क्या बोलेंगे, प्रदर्शित करना इलेक्ट्रोमायोग्राम कहलाता है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात जो आपकी एलएसए एग्जाम 2025 में आई थी उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं, और ये चीज भी अपन ने पहले भी बहुत बार पढ़ी है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। आपसे पूछा जाए कि विद्युत आवेगों की सहायता से मांसपेशियों की गतिविधियों या फिर क्रियाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो आपको इसकी जगह थोड़ी सी आपको टर्म को चेंज करना पड़ेगा, और वो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रो मायोग्राम।
ग्राफी। ध्यान रखना एंड के अंदर मैंने क्या शब्द लिखा है, ठीक है। कहते हैं, और यही सेम की सेम लाइन आपके एलएसए एग्जाम 2025 के अंदर आई थी और इम्पोर्टेंट भी है, और इससे ऊपर वाली भी पूछी जा सकती है। ये भी क्या है भाई, इम्पोर्टेंट, क्योंकि अपन जानते हैं कि इसकी क्रिया को अपन मायोग्राम के द्वारा की सहायता से अपन क्या प्राप्त करते हैं, ग्राफिक रिकॉर्ड। लेकिन अपन मायोग्राम की सहायता से ग्राफिक रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद में इस चीज की अपन क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टडी। मतलब स्टडी करने के लिए तो अपन को किसकी आवश्यकता होती है, ग्राफ की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत आवेगों या इलेक्ट्रिक जो भी है, विद्युत आवेगों की सहायता से मांसपेशियों की गतिविधियों या क्रियाओं का अध्ययन करना या स्टडी करना क्या कहलाता है, तो सिंपल सा आपको बताना है, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। और अगर आपसे पूछा जाए कि मांसपेशियों की इलेक्ट्रिक गतिविधियों को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमायोग्राम कहलाता है। और आपको पता है कि इसी मायोग्राम की सहायता से ही अपन को क्या प्राप्त होता है, ग्राफिक रिकॉर्ड प्राप्त होता है। अपन को अध्ययन के लिए एक ग्राफ मिलता है। ये सिंपल सी बात, ये जो फैक्ट है ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसके बाद में अपन अपने टॉपिक पर आते हैं, और अपना जो टॉपिक था वो आपको पता है, अपन यहां पर एकल पेशीय संकुचन पढ़ने वाले हैं। आपको मैं इस प्रकार से आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। एक साइड में तो मैं लिख देता हूं तनाव, मतलब यहां पर संकुचन की प्रक्रिया को मैं प्रदर्शित करूंगा, और एक साइड में मैं लिख देता हूं समय, मतलब कितने समय के अंदर यहां पर ये जो एकल पेशीय संकुचन है ये क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। इसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो एक साइड में तो मैं आपके सामने क्या लिख देता हूं भाई, तनाव लिख देता हूं। मतलब इस साइड में तो मैं तनाव को प्रदर्शित करूंगा, और इस समय की, इस साइड की अगर अपन बात करें तो अपन इधर समय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, समय की। ध्यान से देखने की कोशिश करना। इस साइड तो क्या है अपने पास में, समय है, और इस साइड में क्या है, तनाव। तनाव का मतलब यहां पर क्या है, मांसपेशी में संकुचन। और जब इसका अपन ग्राफ देखते हैं तो ध्यान से देखने की कोशिश करना। इसका ग्राफ कुछ अपन को इस प्रकार से प्राप्त होता है, और वो किस प्रकार से प्राप्त होता है वो आपके सामने, ध्यान से देखना। ये बिल्कुल यहां पर टॉप बिंदु पर जाकर एंड के अंदर यहां पर इसके अंदर क्या हो जाता है भाई, विश्रांति काल हो जाता है। क्या हो जाता है, विश्रांति काल। और इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं, इस ग्राफ को भी अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। और मैंने बोला है आपको कि यहां पर एकल पेशीय संकुचन जो है वो 3 भागों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। किस प्रकार से बांट सकते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। इधर देखिए, आप अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो इसमें इस ग्राफ को, आपको इस ग्राफ का जो इतना सा भाग है, वो इतना सा जो भाग है ना, वो आपको अलग दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टॉप बिंदु पर पहुंच गया, मतलब इसमें तनाव क्या हो गया भाई, टॉप बिंदु पर बिल्कुल मांसपेशी क्या हो चुकी है, संकुचित। और इसके बाद वाले टाइम पीरियड को आप देखोगे तो आपको यहां पर देखने को क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि मांसपेशी के अंदर विश्राम जा रहा है, और एंड के अंदर मांसपेशी विश्राम अवस्था में बिल्कुल क्या हो गई, शिथिल हो गई। ये 3 चीजें अपन को देखने को मिल रही है। और आप सभी को पता है कि अपन ने अभी अभी क्या चीज बढ़ी है, अपन ने एक इंपॉर्टेंट चीज बढ़ी है कि अपन ने एक तो यहां पर बात की थी गुप्त काल की। कौन से काल की भाई, एक तो अपन ने बात की थी गुप्त काल की, एक अपन ने यहां पर बात की थी संकुचन काल की। कौन से काल की बात की थी अपन ने, एक अपन ने यहां पर चर्चा की थी संकुचन काल की, और एक अपन ने एंड के अंदर जिस काल की अपन ने बात की थी उसका नाम क्या था, तो आप बताओगे उसका नाम था विश्रांति काल। कौन सा काल है, विश्रांति काल। ठीक है, इतने में किसी की भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखने की कोशिश करना, ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझने वाली चीज है और साथ में आपके इंपॉर्टेंट भी है। अगर अगली आपके सामने मैं चर्चा करना चाहूं तो इधर देखिए, अगर मैं बात करूं यहां से लेकर और यहां तक की, तो ये जो है ना, ये कौन सा काल है, तो आपको ध्यान रखना है ये है गुप्त काल। और बताओ इसका टाइम पीरियड मैंने कितना बताया था, तो आप बोलोगे आपने बताया था 0.01 सेकेंड। कितना भाई, 0.10 सेकेंड। ठीक है, 0.01 सेकेंड। ओके, और इसके बाद में अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहां से लेकर और यहां तक जो है इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, इसको अपन बोलने वाले हैं संकुचन काल। और इसका जो टाइम पीरियड मैंने बताया है वो मैंने बताया 0.04 सेकेंड। कितना भाई, 0.04 सेकेंड। और इसके बाद में अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एंड के अंदर मैंने जो बताया है, और ये आपको पता है, आपको ग्राफ में देख के भी लग रहा है कि ये सबसे छोटा है, ये इससे बड़ा है, मतलब टाइम पीरियड यहां पर थोड़ा सा ज्यादा है, और ये इससे भी क्या है, ज्यादा। और यहां पर अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये आपके पास में कितना है,
0.05 सेकंड है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं विश्रांति काल। क्या बोलते हैं भाई? विश्रांति काल। मतलब इस पूरी मैकेनिज्म के अंदर मैं आपको एक साथ अगर बताने की कोशिश करूं तो आप सभी को पता है कि यहां से लेकर और ये क्रियाक्रम जो एंड हुआ है ये कितनी सेकंड में कंप्लीट हुआ है, तो ये हुआ है आपके सामने 0.1 सेकंड के अंदर। ये क्या हुआ है भाई? कंप्लीट हुआ है 0.1 सेकंड के अंदर, जिसको अपने 3 भागों में बांट दिया। आप सभी को पता है, इतना बेसिक तो आप सब जानते हो कि जब अपन 0.01 को और इसके साथ में 0.04 और इसी के साथ में 0.05 को अगर ऐड करते हैं तो अपने पास में क्या निकल के आता है? 0.1 निकल के आता है। और यही बात मैंने आपके सामने ये बताई है, ठीक है। इधर देखिए, अब आपसे यहां से क्या करना है, इस ग्राफ से आपको सीखना क्या है? आपको इन तीनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और अगर एक ग्राफ आपको याद है और अगर डेफिनेशन याद है तो बिल्कुल आपका ये टॉपिक क्या होता है, यहां पर कंप्लीट होता है। इधर देखिए, इसको अपन इस गुप्त काल की अलग से भी आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछी हुई है। गुप्त काल को आपको पूछा जाए कि गुप्त काल क्या होता है, तो सिंपल सा आपको बताना है कि मांसपेशी को संकुचन तो संकुचन के लिए उद्दीपन तो मिल चुका है, मतलब विद्युत आवेग तो क्या हो चुका है भाई? मिल चुका है, लेकिन मांसपेशी ने अभी तक संकुचन स्टार्ट नहीं किया। आपको पता है कि आप जब खाना करते हो तो खाना करते ही तो आपको एनर्जी नहीं मिलती, खाना करने के कुछ समय बाद, पाचन होने के बाद में आपको क्या मिलती है? एनर्जी। मतलब आपने किसी मांसपेशी को उद्दीपन दिया, उद्दीपन जैसे मांसपेशी को मिला, मांसपेशी एक्टिव हुई, उतने के अंदर उसको कुछ ना कुछ क्या लगेगा भाई? समय लगेगा, और उसी समय को अपन क्या बोलते हैं? गुप्त काल बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि मांसपेशी को संकुचन के लिए उद्दीपन मिलने के बाद में और मांसपेशी के द्वारा संकुचन स्टार्ट करने के बीच की अवधि को अपन क्या कहते हैं? गुप्त काल। मतलब इस अवस्था के अंदर मांसपेशी के अंदर तनाव तो आ जाता है, मांसपेशी एक्टिव तो हो जाती है, लेकिन संकुचन स्टार्ट नहीं करती, मतलब संकुचन के लिए तैयार होती है। इसी पीरियड को अपन बोलते हैं लेटेंट पीरियड या गुप्त काल कहते हैं। इसके बाद में क्या होगा? जैसे ही गुप्त काल कंप्लीट होगा, मांसपेशी बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी, तो यहां पर इसके अंदर संकुचन स्टार्ट होगा। और आपको पता है कि मांसपेशी एंड के अंदर जाकर जितनी उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, उतनी बिल्कुल क्या हो जाएगी भाई? संकुचित हो जाएगी। इसे ही अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन पीरियड या संकुचन काल बोलते हैं। और आपको पता है कि टॉप के ऊपर जाने के बाद में, आपको पता है इसकी लिमिट खत्म होने के बाद में ये वापस शिथिल अवस्था में आएगी। और जब संकुचन कंप्लीट होने के बाद में मांसपेशी धीरे धीरे अपना जो संकुचन की प्रक्रिया को कम करके शिथिल अवस्था में जाकर बिल्कुल एंड के अंदर विश्राम में चली जाएगी। इसी पीरियड को अपन क्या कहते हैं? विश्रांति काल। बस ये सिंपल सिंपल सी 3 डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और साथ ही साथ आपको ये क्या याद रखना है भाई? टाइम पीरियड याद रखना है, और आपको ये ग्राफ याद रखना है। और यही शॉर्ट नोट्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं तीनों के बारे में आपके सामने लिख देता हूं, ध्यान से देखना। पहला ही पहला अपने यहां पर लिखा है गुप्त काल, और इसकी इंग्लिश की अगर अपन बात करें तो इसको अपन बोलते हैं लेटेंट पीरियड। कौन सा पीरियड भाई? लेटेंट पीरियड। और मैं बता दूं कि इस गुप्त काल की अलग से भी डेफिनेशन आपके यूनिवर्सिटी पेपर्स के अंदर पूछी जा चुकी है। ठीक है, आप क्या बताओगे? आपको सिंपल सा बताना है कि मांसपेशीय वक्र का वह समय जिसमें मांसपेशी को उद्दीपन या आवेग मिल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद मांसपेशी संकुचन शुरू करती है। मतलब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। अर्थात मांसपेशी को
मांसपेशी को उद्दीपन या आवेग मिलने तथा संकुचन की क्रिया शुरू करने के बीच की अवधि को ही गुप्त काल कहते हैं या लेटेंट पीरियड कहते हैं। मतलब अपन इसके अंदर और क्या बता सकते हैं, और अपन सिंपल सी ये बात भी बता सकते हैं कि इस काल में मांसपेशी को या मांसपेशी में तनाव तो उत्पन्न हो जाता है, तनाव तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन मांसपेशी संकुचन या संकुचित नहीं होती है, मांसपेशी संकुचित नहीं होती है। अगली बात बताओ, आप क्या बता सकते हो? बिल्कुल आप इसका टाइम पीरियड भी बता सकते हो। तो अपन क्या लिखेंगे? गुप्त काल की समय अवधि, गुप्त काल की समय अवधि 0.01 सेकेंड होती है। अगला इसकी अगली फेज, और उसका नाम मैंने आपको क्या बताया था बताओ? उसका नाम मैंने बताया संकुचन काल। तो मैं सिंपल सा लिख देता हूं, संकुचन काल। और इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और इसमें अपन क्या लिखेंगे? मांसपेशी के सक्रिय होने के पश्चात संकुचन क्रिया शुरू करने एवं अधिकतम संकुचित होने तक की अवधि संकुचन काल कहलाता है। और बताओ इसकी समय अवधि अपन क्या लिख सकते हैं? आप सभी को पता है कि मैंने आपको इसको विस्तार से समझा दिया है। तो बताओ क्या लिखेंगे? अपन लिख देंगे इसकी समय अवधि 0.04 सेकेंड होती है, और अंतिम इसका बिंदु या अंतिम फेज, और उसका जो मैंने आपको नाम बताया था वो मैंने बताया था विश्रांति काल। तो लिखिएगा विश्रांति काल। विश्रांति काल। और इंग्लिश में और क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं रिलैक्सेशन पीरियड, मतलब शिथिल अवस्था।
और इसमें आप सिंपल सा क्या लिखोगे बताओ? मांसपेशी के अधिकतम संकुचित होने के पश्चात पूरी तरह से शिथिल होने तक की अवधि, होने तक की अवधि, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, सिंपल सा ये बात भी अपन बोल सकते हैं कि मांसपेशी में अधिकतम संकुचन होने के बाद लगातार संकुचन कम होकर अंत में शिथिल हो जाती है। इसी समय अवधि को विश्रांति काल कहते हैं। विश्रांति काल कहते हैं। और बताओ सिंपल सा इसकी जो अपने पास में टाइम पीरियड है वो क्या रहेगा? तो अपने इसको समझ लिया, इसकी जो समय अवधि है, इसकी समय अवधि .05 सेकंड होती है। ठीक है, इसके बाद में यहां से संबंधित जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक तो यहां पर डेफिनेशन पूछी हुई है और वो पूछी हुई है गुप्त काल की, जिसको अपन लेटेंट पीरियड बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और क्या पूछा हुआ है, इसकी डेफिनेशन पूछी हुई है। अगला क्वेश्चन मांसपेशीय वक्र के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकल पेशीय संकुचन पूछा हुआ है। और ये दोनों ही जो क्वेश्चन का टाइप है वो है संक्षिप्त वाला, मतलब शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा गया है और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। साथ ही साथ यहां से इलेक्ट्रोमायोग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या होता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपके पूछा गया था लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2025 के अंदर। तो मतलब ये जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा आपको एक ग्राफ समझ में आना चाहिए, बाकी थ्योरी भी इसी से संबंधित है पूरी की पूरी। ध्यान से देखना, मैंने एक साइड में तनाव या संकुचन को मैंने प्रदर्शित किया है, एक साइड में मैंने समय पीरियड या टाइम को मैंने क्या किया है भाई, संकुचित प्रदर्शित किया है। इसके बाद में अपने क्या किया देख लीजिए। अपने पास में मान लीजिए एक मांसपेशी है, अपने उस मांसपेशी को उद्दीपन दिया, उद्दीपन देते ही मांसपेशी एक्टिव होगी, एक्टिव होते होते जब तक उसमें संकुचन स्टार्ट होगा तब तक कुछ समय अपने पास में निकल जाएगा। उसके बाद में मांसपेशी यहां से संकुचन स्टार्ट करेगी और बिल्कुल जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी बिल्कुल क्या हो जाएगी भाई, संकुचित हो जाएगी और एक ऐसा टॉप बिंदु होगा। उसके बाद में
मांसपेशी के अंदर लगातार संकुचन की क्रिया कम होती जाएगी, मतलब ये शिथिल अवस्था में चली जाएगी, और एंड के अंदर आपकी जो मांसपेशी है बिल्कुल जीरो पर चली जाएगी, मतलब बिल्कुल विश्राम अवस्था में चली जाएगी। इसी को मैंने 3 भागों में बांटा है। एक मैंने बोला है गुप्त काल, एक मैंने बोला है संकुचन काल, और एक मैंने क्या बोला है, विश्रांति काल। जहां पर मांसपेशी को उद्दीपन देने एंड मांसपेशी के द्वारा संकुचन की क्रिया स्टार्ट करने के बीच की अवधि को तो अपन बोलते हैं गुप्त काल। मांसपेशी में संकुचन स्टार्ट होने और अधिकतम संकुचित होने तक की अवधि को अपन बोलते हैं संकुचन काल। और अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम संकुचन होने के बाद में मांसपेशी के द्वारा कंप्लीट शिथिल हो जाने के बीच की अवधि को अपन क्या कहते हैं, विश्रांति काल। इस एकल पेशीय संकुचन की टोटल जो अवधि होती है वो 0.1 सेकंड होती है, जिनमें से गुप्त काल होता है 0.01 सेकंड, संकुचन काल होता है 0.04 सेकंड, और अगर विश्रांति काल की बात करें तो ये होता है 0.05 सेकंड। यही अपना सिंपल सा यहां पर क्या था भाई, ये टॉपिक था। इसके बाद में 3 स्पेशल पॉइंट की मैं बात करता हूं जो इसी से संबंधित है, उनकी भी अपन बात कर लेते हैं, वहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इधर देखिए, आपको हेडिंग डालनी है स्पेशल पॉइंट, और यहां पर अपन 3 बिंदुओं की बात करेंगे। स्पेशल पॉइंट, ठीक है, और यहां पर अपन 3 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तीनों में से एक तो आपके एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है, बाकी वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है। उनमें से अगर पहले की मैं बात करूं तो उसका नाम है आपके सामने आल और नन। लो, बिल्कुल हिंदी में भी इसको ऐसे बोलते हैं, आल अथवा नन नियम। एक तो अपन इसकी चर्चा करने वाले हैं यहां से। एक अपन यहां पर जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं अपवर्तन काल की बारे में। अपवर्तन काल, और इस काल के बारे में क्वेश्चन आपकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जिसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। और एक अपन यहां पर चर्चा करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है राइगर मोर्टिस। बिल्कुल इसको अपन हिंदी में भी यही बोलते हैं, राइगर मोर्टिस। जो रे ऊपर लिखा हुआ है वो पहले बोला जाएगा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, राइगर मोर्टिस बोलेंगे। 3 मैंने आपके पास में बिंदु या पॉइंट लिखे हैं, जिनमें से एक मैंने लिखा है आल अथवा नन नियम, एक मैंने यहां पर लिखा है आपके सामने अपवर्तन काल, और एक मैंने क्या लिखा है, राइगर मोर्टिस। इनकी बेसिक मैकेनिज्म अपन समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना, फिर मैं तीनों की डेफिनेशन आपको लिखा दूंगा। इधर देखिएगा, आपसे पूछा जाए कि आल एंड नन जो नियम है ये किससे संबंधित है, तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, मांसपेशियों से संबंधित है। किससे संबंधित है, मांसपेशियों से संबंधित। दूसरी चीज, ये जो नियम है ये मांसपेशियों के अंदर लागू होता है, किस प्रकार से लागू होता है, ध्यान रखना। जब मांसपेशियों को विद्युत आवेग या उद्दीपन मिलता है तो उस मांसपेशी के संकुचित होने के लिए एक मिनिमम उसके लिए आवेग की क्या होती है, आवश्यकता होती है, या एक मिनिमम आवृत्ति की क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है। उसको अपन बोलते हैं दहली आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति बोलते हैं, दहली आवृत्ति। मतलब जब तक आप आवेग का उद्दीपन दोगे और मांसपेशी के अंदर दहली आवृत्ति जितनी आवश्यकता होती है उतना उसको आवेग नहीं मिलेगा, तब तक मांसपेशी में किसी भी प्रकार का कोई संकुचन नहीं होगा। इसलिए तो अपन इसको क्या बोलते हैं, नन लो बोलते हैं। और जब अपन को न्यूनतम मात्रा उस आवृत्ति की मिल जाती है, मतलब दहली आवृत्ति जितना आवेग अपन को मिल जाता है, ऐसी कंडीशन में सभी मांसपेशियां एक साथ में क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। मतलब ये नियम सिंपल सा यही कहना चाह रहा है कि या तो संकुचित होगी तो क्या होगी भाई, सभी मांसपेशियां क्या होगी, संकुचित, या फिर कोई भी मांसपेशी क्या नहीं होगी, संकुचित नहीं होगी। इसीलिए या तो लिखा हुआ है यहां पर आल मतलब सभी, या यहां पर लिखा हुआ है नन मतलब कोई भी नहीं। ध्यान देना, इधर देखिए, इसके लिए क्या है कि यहां पर एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, अपने पास में एक न्यूनतम क्या होती है, आवृत्ति होती है, और उस न्यूनतम आवृत्ति का जो नाम होता है उसको अपन बोलते हैं दहली आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति बोलते हैं भाई,
दहली आवर्ती, और अगर आप ध्यान से देखना इस दहली आवर्ती जो है इससे कम आवेग अगर आपने दिया तो ऐसी कंडीशन के अंदर इससे अगर कम दिया तो यहां पर कोई भी मांसपेशी संकुचित नहीं होगी, तो अपन ने क्या बोल दिया, इसको नन बोल दिया। ठीक है, और अगर इतना या इससे आपने अधिक दे दिया तो इसी कंडीशन के अंदर सभी मांसपेशियां एक साथ क्या हो जाएगी भाई, संकुचित हो जाएगी, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया यहां पर, आल बोल दिया। ये सिंपल सी मैकेनिज्म, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला है अपवर्तन काल, या जिसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, जो आपकी कॉलेज एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए कोई मांसपेशी है और उस मांसपेशी को आपने आवेग दिया और वो अभी अभी संकुचित हुई है, अभी अभी क्या हुई है भाई, संकुचित, मतलब अपने पास में एक मांसपेशी थी जो क्या हो चुकी है, संकुचित, और आपने तुरंत मतलब उसको थोड़ा बहुत भी शिथिल के लिए या रिलैक्स होने के लिए टाइम नहीं दिया और तुरंत आपने पुनः उसको क्या दे दिया भाई, आवेग दे दिया, पुनः क्या दे दिया, आवेग। ऐसी कंडीशन में आपकी जो मांसपेशी है वो यहां पर क्या कर देगी भाई, मना कर देगी। मतलब सिंपल सी अगर अपन बात करें तो मांसपेशी यहां पर क्या नहीं होगी, संकुचित नहीं होगी। आपको पता है कि हर कोशिका को आराम की आवश्यकता होती है, विश्राम की क्या होती है, आवश्यकता। आप भी कोई काम करते हो तो लगातार नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए आपकी अधिकतम जो लिमिट है वो लिमिट कंप्लीट होने के बाद में आपको विश्राम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर आपने अपनी लिमिट को कंप्लीट कर दिया और फिर आपसे पुनः आपको काम दे दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, मना करोगे। बताओ, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड या अपवर्तन काल। आपसे पूछा जाए अपवर्तन काल किसे कहते हैं तो बताओ क्या बताओगे। आपको सिंपल सा बताना है कि जब मांसपेशी में संकुचन प्रक्रिया कंप्लीट होती है और तुरंत उसको पुनः आवेग मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में मांसपेशियां संकुचित नहीं होती। इस समय को अपन क्या कहते हैं, अपवर्तन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन काल। और लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, राइगर मोर्टिस क्या होता है। तो आपको सिंपल सा बताना है कि जब कोई भी अपने पास में पशु है, क्योंकि अपन यहां पर पशु की बात करेंगे, पशु की जब मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, मृत्यु। ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि उसकी जो मांसपेशियां है वो कठोर और सख्त हो जाती है। क्या हो जाती है, कठोर और सख्त, जिसको अपन बोल सकते हैं स्टिफ। क्या बोल सकते हैं, स्टिफ। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर ये मांसपेशियां बिल्कुल क्या हो चुकी है, संकुचित हो चुकी है और संकुचन के बाद में वापिस शिथिल अवस्था में नहीं आई। मतलब पशु के मृत्यु के बाद में मांसपेशियों का कठोर और संकुचित, कठोर और सख्त एवं साथ ही साथ बिल्कुल संकुचित हो जाना और इसी अवस्था में स्थायी रह जाना, यह क्या कहलाता है, राइगर मोर्टिस कहलाता है। क्या कहलाता है, राइगर मोर्टिस। दूसरी चीज इसके बारे में एक मेन मैकेनिज्म और आपको याद रखनी है, और वो आपको क्या याद रखना है, राइगर मोर्टिस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि पशु की अगर अपन बात करें तो ये सिर एंड गर्दन से तो क्या होता है, स्टार्ट होता है। ये राइगर मोर्टिस होना शुरू कहां से होता है, सिर एंड गर्दन की तरफ से तो शुरू होता है और अंत के अंदर अगर एंड में अगर अपन बात करें तो उसके पूरे शरीर में फैलते हुए उसके पैरों के अंदर क्या हो जाता है भाई, उसकी पैरों की जो मांसपेशियां है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, कठोर और सख्त, मतलब संकुचित हो जाती है। मतलब एंड के अंदर राइगर मोर्टिस पशु में कहां पर देखने को मिलता है, उसके पैरों में देखने को मिलता है। स्टार्टिंग कहां से होती है, सिर और गर्दन से उसकी क्या होती है, स्टार्टिंग। दूसरी चीज आपको राइगर मोर्टिस के बारे में सिंपल सा क्या ध्यान रखना है कि लगभग उसकी मृत्यु के ये 2 घंटे बाद में तो स्टार्ट होता है और लगभग अगर अपन बात करें तो 20 से 24 घंटे तक रहता है। 20 से क्या रहता है, 24 घंटे तक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पशु की मृत्यु अपने पास में अगर मृत्यु के अभी तक 24 घंटे तक की समय हुआ है, इसका मतलब तो आपको पशु कैसा मिलेगा भाई, आपकी उसकी मांसपेशियां बिल्कुल कठोर और सख्त संकुचित मिलेगा, मतलब आपको पशु हार्ड मिलेगा। और पशु के हार्ड होने के बाद में वापिस वो शिथिल अवस्था में आ गया, अब उसका अपघटन होना स्टार्ट हो गया। ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हो कि लगभग 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया पशु को मरे हुए। ठीक है, इधर देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 से 24 घंटे बाद में राइगर मोर्टिस यहां से क्या हो जाता है भाई, खत्म हो जाता है। खत्म क्यों होता है, इधर देखिए, आप ध्यान से एक सिंपल सी मैकेनिज्म समझिएगा। आपको पता है कि पशु के शरीर के अंदर जो भी पशु कार्बोहाइड्रेट खाता है उसका एंड जो प्रोडक्ट होता है उसका नाम होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का शरीर में स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। लेकिन जब आपको पता है कि पशु की मृत्यु हो चुकी है, मतलब उसकी प्रत्येक सेल के पास में O2 की सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई। ऐसी कंडीशन में मतलब O2 के अभाव में, किसके अभाव
अभाव में भाई, O2 के अभाव में अगर बात करें तो ये जो ग्लाइकोजन है ना, ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। बताओ कौन से एसिड में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में। और ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसी कंडीशन में जब ये लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा ना, तो इसके बाद में यहां पर आपको पता है कि मांसपेशियों के अंदर जितनी भी मायोसिन है, जितनी भी क्या है मायोसिन, उस मायोसिन का यहां पर को रेगुलेशन हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? को रेगुलेशन। मतलब ये लैक्टिक एसिड इनको जमा देगा, किनको? मांसपेशियों को। क्योंकि अपन ने थक्के वाले चैप्टर में पढ़ा है रक्त का थक्का बनना क्या कहलाता है? को रेगुलेशन। लेकिन यहां पर मांसपेशियों की अपन बात कर रहे हैं। जो मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन है जिसका नाम है मायोसिन, और आपको पता है एक्टिन और मायोसिन मिलकर ही मांसपेशियों में संकुचन की प्रक्रिया करते हैं, इसको ये जमा देगा। और ये जब इसका को रेगुलेशन हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या होगा? 24 से 36 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर भाई? 24 से 36 घंटे के अंदर जितने भी यहां पर जो जीवाणु उत्पन्न होंगे, वो जीवाणु इसका किण्वन करना स्टार्ट कर देंगे। किसका? यहां पर जो अपने पास में मायोसिन है और जो जमी हुई अवस्था में, ऐसी कंडीशन में जब ये किण्वन हो जाएगा इसका, आपको पता है जब मायोसिन ही मांसपेशियों में खत्म हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको पता है मांसपेशियां संकुचन क्रिया को क्या कर देगी? छोड़ देगी। और ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर शरीर पशु का वापिस क्या हो जाएगा भाई? सॉफ्ट हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। मतलब यहां पर पाया जाने वाला जो राइगर मोर्टिस है वो यहां पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब मांसपेशियों के अंदर संकुचन होना आवश्यक है, लेकिन लंबे समय तक यहां पर संकुचित रह जाना भी क्या होता है भाई? नुकसानदायक होता है। इसीलिए मैंने आपको एक समय अवधि बताई है एकल पेशीय संकुचन की, कि कुछ समय के लिए मांसपेशियां शिथिल होती है, संकुचित होती है, फिर वापस क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है। और ये राइगर मोर्टिस जैसी कंडीशन ना उत्पन्न हो, इसीलिए यहां पर एक समय आता है जिसका नाम होता है अपवर्तन काल, कि शरीर ने अगर जानबूझकर मांसपेशी के संकुचित होते ही तुरंत बाद दोबारा आवेग दे दिया, तो इसी कंडीशन में मांसपेशियां बिल्कुल क्या कर देती है? मना कर देती है। इस समय अवधि को अपन क्या कहते हैं? अपवर्तन काल। तो यहां पर ये आपका सिंपल सा चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट। तीनों को मैं डेफिनेशन को आपके सामने थ्योरी में लिख देता हूं, तो आप भी मेरे साथ लिखिएगा। पहला जो बिंदु अपने यहां पर चर्चा की है उसका नाम क्या है? तो उसकी अगर अपन चर्चा करें तो अपने किसके बारे में पढ़ा है? आल एंड नन, आल और नन लोग के बारे में पढ़ा है। तो अपन लिख देते हैं यहां पर आल और, अथवा। और का मतलब है यहां पर अथवा, ठीक है। नन लो, हिंदी में भी आप लिख सकते हो आल अथवा नन नियम। और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। इसमें अपन क्या लिखेंगे? सिंपल सा बताओ। इसके अंदर अपन लिखने वाले हैं कि जब, ऐसे लिखेंगे, किसी भी मांसपेशी, किसी भी मांसपेशी को संकुचित होने के लिए, किसी भी मांसपेशी को संकुचित होने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं, जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं। और जब दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का आवेग मांसपेशी को मिलने पर एक भी मांसपेशी
एक भी मांसपेशी संकुचित नहीं होती है, लेकिन लेकिन जब दहली आवृत्ति से दहली आवृत्ति के बराबर या अधिक आवेग मिलने पर सभी मांसपेशियां सभी मांसपेशियां एक साथ संकुचित हो जाती है। इसे ही ऑल और नन लोग कहते हैं। अगला आपका पॉइंट स्पेशल, और वो आपके सामने है। रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसको अपन बोलते हैं अपवर्तन काल। अपवर्तन काल इंपॉर्टेंट है, ई लगा लेना, एग्जाम में आया हुआ है। क्या बताओगे कि जब किसी मांसपेशी के संकुचन क्रिया पूर्ण करने के तुरंत बाद पुनः आवेग मिलने पर मांसपेशी संकुचित नहीं होती है। इस समय अवधि को ही इस समय अवधि को ही इस समय अवधि को ही अपवर्तन काल कहते हैं। अपवर्तन काल कहते हैं। अगला और लास्ट टॉपिक या बिंदु आपके सामने, और वो क्या था बताओ। राइगर मोर्टिस। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसकी, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ तो नहीं है, लेकिन क्या ध्यान रखोगे। पशु की मृत्यु के पश्चात मांसपेशियों का कठोर व सख्त, मतलब स्टिप, कठोर व सख्त या संकुचित अवस्था में ही संकुचित अवस्था में ही रह जाना
राइगर मोर्टिस कहलाता है। राइगर मोर्टिस कहलाता है। अगली बात आप क्या ध्यान रखोगे इसमें कि राइगर मोर्टिस पशु के सिर व गर्दन से शुरू होता है एवं बाद में पूरे शरीर में होते हुए पैरों तक फैल जाता है। अगली बात क्या ध्यान रखोगे बताओ। अगली बात आपको ध्यान रखना है कि पशु की मृत्यु के 2 घंटे से लेकर 20 से 24 घंटे तक 20 से 24 घंटे तक राइगर मोर्टिस देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। अगली बात क्या लिखोगे आप। पशु की मृत्यु के बाद पशु शरीर में उपस्थित ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन O2 के अभाव में या आप लिख सकते हो O2 की अनुपस्थिति में या सिंपल सा लिख लो आप O2 के अभाव में लैक्टिक एसिड में बदल जाता है जो कि मांसपेशियों में उपस्थित मायोसिन प्रोटीन का को रेगुलेशन कर देता है। को रेगुलेशन कर देता है और इसके पश्चात को रेगुलेट मायोसिन को रेगुलेट मायोसिन का जीवाणुओं के द्वारा किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जीवाणुओं के द्वारा किण्वन प्रक्रिया से अपघटन होकर मांसपेशियों का
संकुचन खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है और इस प्रकार से लगभग 24 से 36 घंटे 24 से 36 घंटे बाद पशु का शरीर सॉफ्ट एवं राइगर मोर्टिस खत्म हो जाता है। और इसी के साथ आपका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर मस्कुलर सिस्टम भी क्या होता है यहां पर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।